अरविंद दिल्ली के मुख्यमंत्री पर विभाग कोई नहीं है। बचते हैं वो उस चीज से। और बहुत सेफ खेलता है वो। और जिसको मारना होता है ना अरविंद ने, उसको गले लगा के मारता है। वो कौन सा मुगल शासक था मैं भूल गया, वो जो पीठ में खंजर मारा करता था, गले लग के और फिर मार। ये अरविंद वही चीज है, जिसको गले लगा रहा है ना, समझ लो कि निपटने वाला है, नजदीक आ गया। खुले में बोल रहा हूं और कतई फर्क नहीं पड़ता, सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के लिए नाइटमेयर है। RNW, IB, स्टेट इंटेलिजेंस, इनके लिए ये सरकार एक एब्सोल्यूट नाइटमेयर है। ये जितना मीठा मीठा बोलता है, इसके जो क्या कहते हैं एजेंडाज हैं, वो बहुत डिफरेंट है। इसने एक्सेप्ट किया कि फोर्ड फाउंडेशन से मैंने पैसा लिया। फोर्ड फाउंडेशन CIA की फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया में सबको पता है। खालिस्तानियों की फंडिंग पहले ISI से आती थी, अब उसको चाइना कर रहा है। अगर आप CIA की फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन से पैसा लेना एक्सेप्ट कर चुके हैं, आप नॉन खालिस्तानियों के घर में रह चुके हैं, आप खालिस्तानियों से पैसा ले चुके हैं, तो अब सरकार में आ गए तो पे बैक टाइम है। अरविंद का स्टाइल ऑफ वर्किंग क्या है? तो रॉ सो रही थी, IB सो रही थी, क्या कर रहे थे पता नहीं लगा। स्वीट टेररिस्ट, और स्वीट टेररिस्ट को सॉल्ट टेररिस्ट होने में कितनी देर लगी, हू नोज। स्पेशली मैं नाम लेके अरविंद का कह रहा हूं कि अरविंद इज इन द बेड विद द खालिस्तानीज, ही इज इन द बेड विद द चाइनीज। वो अमेरिकन एजेंसी से पैसा लेना एक्सेप्ट किया है उसने, तो वो कब किस दिशा में परिवर्तित हो जाए बहुत मुश्किल है कहना। दो चीजों में वो बहुत माहिर हैं। पहला तो बड़े आत्मविश्वास के साथ सफेद झूठ बोलना कोई भी, और दूसरा एक सूरत बना के ये सिद्ध करना कि पूरी दुनिया जो है वो उनके पीछे पड़ी हुई है। इस प्रक्रिया से उन्होंने एक समय में पूरे देश का मूर्ख बनाया, फिर हम साथियों का मूर्ख बनाया, फिर एक प्रदेश के लोगों पे डोरा डाला। पर हाँ, आप मुझे ये बताइए, देश को बताइए कि क्या पिछले चुनाव में आपके घर पर टेररिस्ट एसोसिएशन से सिंपैथी रखने वाले लोग, बात कराने वाले लोग आते थे या नहीं थे? जब मैंने उस पर आपत्ति उठाई थी तो पंजाब की मीटिंग से मुझे बाहर कर दिया गया था, नहीं कर दिया गया था। और मैंने एक दिन नंगे हाथ पकड़ी थी घर पे मीटिंग, अंदर जाके देखा तो वही लोग बैठे हुए थे। मैंने कहा किनके साथ मिल रहा है? नहीं, कुछ नहीं, इसका बड़ा फायदा होगा, इसका बड़ा फायदा। मैं मुकेश मंडल, वार्ड उपाध्यक्ष न्यू अशोक नगर। आप सबको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, जो हमारे न्यू अशोक नगर में रोड टूटा हुआ था, अब पूरे न्यू अशोक नगर में नया सिरे से रोड बनने का कार्य चालू हो गया है। तो लोकप्रिय के लोकप्रिय विधायक भाई रोहित महरोलिया जी के ये प्रयास से, उनके अथक प्रयास से पूरे न्यू अशोक नगर में रोड नए सिरे से बनाया जा रहा है। इस कार्य के लिए मैं सभी न्यू अशोक नगर वासियों को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया था, एक एक गली नब्बाए थे, उस कार्य को हम जमीनी स्तर पर ले आए हैं और इतनी रात को यहाँ खड़े होकर हम कार्य करवा रहे हैं। मेरे साथ आरिफ भाई भी यहाँ मौजूद हैं, मेरे साथ रंजीत भाई भी यहाँ मौजूद हैं, मेरे साथ इंद्रपाल और सोनू भाई भी यहाँ पे मौजूद हैं, जो इस कार्य का निरीक्षण कर रहे हैं, उस कार्य को देख रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ पे ये जो कार्य हो रहा है, इससे यहाँ के लोग भी बहुत खुश हैं और माननीय विधायक रोहित महरोलिया जी की भी बहुत तारीफ कर रहे हैं कि इतनी तेज़ी से इन्होंने काम को चालू करवाए हैं। इस कार्य के लिए पुनः एक बार विधायक रोहित महरोलिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत जल्द पूरे अशोक नगर में हर एक गली नई बन जाएगी, नई सिरे से बन जाएगी। जो टूटी फूटी थी, जो चलने लायक नहीं थी, अब वह बहुत अच्छा। कोई बात नहीं, लो भाई देख लो कितना बुरा हाल है ट्रैफिक का। जो बोल रहे थे हमने ट्रैफिक सही कर दिया है, सबको डिसिप्लिन सिखा दिया। देख लो कितनी दुकानें आगे आगे लगा के बैठे हुए हैं, ये सब देख लो। कितनी आगे लग रखी दुकानें, देख लो। फिर मत बोलना कि हमने ये कर दिया। ये देखो, देख लो लाइन कहाँ पर है। बाबा का आशीर्वाद ले ले यार, शनिवार है आज। जय हनुमान। परदेसी भी झूम रहे
बचने के लिए और हार्ट ब्लॉकेज को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए ये टेक्निक आज से ही करना शुरू करिए। सबसे पहले अपने हाथों को लेना है, 9 टाइम आपको ताली बजानी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे। फिर अपने हाथों से कप बनाइए, अपनी एल्बो के ऊपर इस तरीके से पुश करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे अपनी बगल में, यहाँ आर्मपिट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे अपनी दूसरी एल्बो में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे अपनी दूसरी बगल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये आपको दिन में 2 बार और 9 टाइम के लिए करनी है। अब आप देखेंगे कि सिर्फ 7 दिनों में आप अपनी हार्ट ब्लॉकेज से छुटकारा पा सकते हैं और हार्ट अटैक से हमेशा के लिए बच सकते हैं। ये अपने आप भी करिए, अपने परिवार के लोगों के लिए बताइए और अपने रिश्तेदारों को भी बताइए। धन्यवाद। और अपना नाम, रोल नंबर, स्कूल का नाम। अनिका मनीष सिसोदिया जी को जेल से छोड़ दिया। बेटा उनको बिना आरोप के ना जेल में डाल दिया गया। एजुकेशन मिनिस्टर थे, है ना, झूठा इल्जाम लगा के कि वो शराब घोटाले पे है, जबकि कुछ भी साबित नहीं हुआ है। पूछ लेना, ठीक है? अपना नाम, क्लास, रोल नंबर। आजा बेटा, इसे लिखो अपना नाम। मतलब कैसे लिखनी है? पहले नाम लिखो, क्लास लिखो, स्कूल का नाम लिखो। ऐसे पता चल रहा है बच्चे कितने तेज हैं। क्लास, ऐसे तो पता चल रहा है धमकी कितनी तेज है। 2 लेटर लिख ली। क्लास, रोल नंबर पता है, रोल नंबर, स्कूल का डर था, स्कूल का डर। आज बेटा आप इधर आओ, एक श्री भूपेश जोशी। श्री भूपेश जोशी को भारतीय रंगमंच में अभिनय के क्षेत्र में योगदान के लिए वर्ष 2020 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। श्री भूपेश जोशी। नमस्कार, मैं सर्वप्रिया सांगवान। अगर राजनीति की बात करें तो पिछले कुछ महीनों में महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में सबसे ज्यादा हंगामा बरपा है। कभी दिल्ली के एलजी और सीएम की पावर टसल है, कभी मेयर इलेक्शन को लेकर हंगामा है, कभी दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन का जेल जाना और अब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के बड़े नेता मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी। सीबीआई ने 26 फरवरी को उन्हें गिरफ्तार कर लिया, ये कहते हुए कि वे जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, इसलिए उनकी कस्टडी जरूरी है। मनीष सिसोदिया अब दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा भी दे चुके हैं। लेकिन ये केस क्या है जिसे लेकर सीबीआई और ईडी दोनों दिल्ली सरकार के लोगों की जांच कर रहे हैं? मामला है दिल्ली सरकार की साल 2021-22 के लिए बनाई गई एक्साइज पॉलिसी का। इस एक्साइज पॉलिसी के तहत शराब को लेकर भी नई नीति बनी। पहले इस ड्राफ्ट को सुझावों के लिए पब्लिक डोमेन में रखा गया, जो एक सामान्य प्रक्रिया होती है किसी भी नए कानून नीति के लिए। फिर दिल्ली कैबिनेट ने इस ड्राफ्ट को देखने समझने के लिए मंत्रियों का एक ग्रुप बनाया, जिसके मुखिया थे मनीष सिसोदिया। इसे अप्रूव करने के बाद इसे एलजी के पास भेजा गया, उन्होंने भी अपने सुझाव भेजे और इस सब के बाद 17 नवंबर 2021 को नई एक्साइज पॉलिसी या कहें कि नई शराब नीति लागू हो गई। इस नई शराब नीति में हुआ ये कि सरकार ने खुद को शराब बेचने के कारोबार से दूर कर लिया और सारा काम प्राइवेट प्लेयर्स को दे दिया गया। 849 लिकर वेंड्स यानी कि शराब की दुकानें ओपन बिडिंग से नीलाम की गई। दिल्ली सरकार का मानना था कि इससे शराब माफिया को खत्म किया जा सकेगा, सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा तो ग्राहकों के लिए भी बेहतर होगा। पुरानी पॉलिसी में एक शराब की बोतल की बिक्री का बड़ा हिस्सा सरकार की जेब में जाता था, लेकिन नई नीति में साल भर का लाइसेंस दिया गया, जिसमें लाइसेंस धारकों को इजाजत थी कि वे अपने रेट तय करें और ग्राहकों को डिस्काउंट दे सकें। इसके अलावा ड्राई डे के दिनों को 21 से घटाकर 3 दिन कर दिया गया। शराब पीने की उम्र 25 साल से घटाकर 21 कर दी गई। दिल्ली सरकार की माने तो इस नई पॉलिसी के आने से सरकार को 27% ज्यादा मुनाफा हुआ, यानी कि 8,900 करोड़ का रेवेन्यू मिला। यहाँ तक तो सब ठीक लग रहा है, लेकिन दिल्ली सरकार को झटका तब लगा जब 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव आईएएस अफसर नरेश सक्सेना ने अपनी रिपोर्ट दी कि इस एक्साइज पॉलिसी को लागू करने में कई नियमों का उल्लंघन हुआ है। आरोप ये लगा कि इस नई एक्साइज पॉलिसी से तो सरकार को घाटा हुआ है, क्योंकि शराब कंपनियों ने रेट घटा दिए लेकिन प्रोडक्शन बढ़ा दिया और पहले से ज्यादा मुनाफा कमाया।
इसके बाद एलजी वीके सक्सेना ने सीबीआई की जांच के आदेश दे दिए और दिल्ली सरकार ने भी 28 जुलाई को नई पॉलिसी वापस ले ली और अगले फैसले तक पुरानी पॉलिसी ही लागू रखने की बात तय हुई। अगस्त में मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई ने रेड की। एजेंसी ने अपनी एफआईआर में मनीष सिसोदिया के साथ 14 लोगों का नाम दर्ज किया। ये थी क्रोनोलॉजी, लेकिन सीबीआई किस आधार पर अपना केस बना रही है, ये कौन से नियमों के उल्लंघन की बात हो रही है, इसका जवाब सीवीसी यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की एक रिपोर्ट से मिलता है, जिसका कुछ हिस्सा इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है। पहला आरोप ये कि मनीष सिसोदिया ने बिना मंत्रियों के ग्रुप से पूछे और एलजी की राय के बगैर लाइसेंस धारकों को इजाजत दे दी कि वे 25% डिस्काउंट ग्राहकों को ऑफर कर सकें। दूसरा, ड्राई डे के दिन भी 21 से 3 दिन कर दिए बिना मंत्रियों के ग्रुप से पूछे और एलजी की राय के बगैर। तीसरा, लाइसेंस को भी 2 बार एक्सटेंड किया गया बिना मंत्रियों के ग्रुप से पूछे और एलजी की राय के बगैर। ना लाइसेंस एक्सटेंड करने के लिए इनसे फीस ली गई, तो 144.36 करोड़ की लाइसेंस फीस माफ कर दी गई। दिल्ली सरकार का कहना है कि कोविड रिस्ट्रिक्शन से हुए नुकसान से शराब कारोबारियों को कुछ राहत मिल सके, इसलिए ऐसा किया गया। लेकिन फिर आरोप ये लगाया जा रहा है कि ड्राई डेज के कम होने से उनकी सेल ज्यादा भी तो हुई, तो उनसे अतिरिक्त लाइसेंस फीस क्यों नहीं ली गई। चौथा, एयरपोर्ट जोन की 10 शराब दुकानों का लाइसेंस पुडुचेरी की पिक्सी इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड को मिला था, लेकिन कंपनी एयरपोर्ट अधिकारियों से एनओसी हासिल नहीं कर पाई, तो सरकार ने लाइसेंस की बोली के लिए जमा किए गए 30 करोड़ रुपए कंपनी को वापस कर दिए। रिपोर्ट में कहा गया कि ये दिल्ली आबकारी नियम 2010 का उल्लंघन है, क्योंकि अगर कोई आवेदक लाइसेंस के लिए औपचारिकताएं नहीं पूरी कर पाता तो उसकी जो जमा राशि है वो जब्त हो जाती है। तो सिसोदिया पर कमीशन लेने के आरोप लगे। कहा गया कि इन पैसों का इस्तेमाल पंजाब विधानसभा चुनाव में हुआ। इतना ही नहीं, इसके अलावा इस एक्साइज पॉलिसी को लेकर ईडी का भी एक केस चल रहा है। आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज विजय नायर इसमें अभियुक्त हैं। ईडी कह रही है कि आम आदमी पार्टी के टॉप नेताओं ने अवैध फंड जुटाने के लिए पॉलिसी बनाई है। ईडी कहती है कि प्राइवेट कंपनियों को 12% के प्रॉफिट मार्जिन पर बिजनेस दिया गया और इसमें 6% किकबैक है, यानी रिश्वत के तौर पर आम आदमी पार्टी के नेताओं को मिला। सवाल किया जा रहा है कि ये प्रॉफिट मार्जिन इतना क्यों बढ़ाया गया। वहीं मनीष सिसोदिया के वकील कोर्ट में कह रहे हैं कि ये प्रॉफिट मार्जिन तो एलजी ने भी अप्रूव किया है, उन्होंने इस पर तो कभी आपत्ति नहीं जताई। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने भी सवाल उठाए हैं कि क्या दिल्ली सरकार ने बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसी एक्साइज पॉलिसी बनाई है। जैसे L1 लाइसेंस देने के लिए शर्त थी कि पिछले 3 साल में कंपनी का सालाना टर्नओवर 150 करोड़ होना चाहिए। सरकार इतने बड़े एंट्री लिमिट पर कैसे पहुंची। इसकी वजह से 2 बड़ी कंपनियों इंडो स्पिरिट और ब्रिंडको स्पिरिट को शराब का 80% होलसेल बिजनेस मिल गया। तो क्या ये छोटी कंपनियों को हटाकर बड़ी कंपनियों की मोनोपोली बनाने की कोशिश है। तो ये सब आरोप या सवाल हैं मनीष सिसोदिया और इस एक्साइज पॉलिसी से जुड़े लोगों पर। लेकिन फिलहाल ये आरोप ही हैं, अभी जांच हो रही है। एजेंसियों के पास इन आरोपों को साबित करने के लिए कितने पुख्ता सबूत है या नहीं, ये तो कोर्ट फैसला करेगा। लेकिन बात आरोप की ही है तो ये आरोप जांच एजेंसियों पर भी लगाए जा रहे हैं कि वे केंद्र सरकार के इशारे पर विपक्ष के नेताओं को टारगेट कर रही है। सरकार की एजेंसियां, सरकार का तंत्र, सरकार की ईडी और सरकार की सीबीआई भाजपा के किसी भ्रष्ट नेता के पास नहीं जाएगी। कोई सवाल नहीं है कितने भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों। तो सीबीआई और ईडी केंद्र सरकार के दायरे में आती हैं। इन पर राइट टू इन्फॉर्मेशन भी लागू नहीं होता है। आप पता नहीं कर सकते कि जनता के टैक्स का पैसा इन एजेंसियों पर कैसे खर्च हो रहा है। जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी, विपक्ष में थी, तब पीएम मोदी समेत कई बड़े नेता कांग्रेस सरकार पर सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाते थे। निर्मला सीतारमण ने भी कहा था कि सीबीआई की ऑटोनॉमी बहुत जरूरी है। उन दिनों सुप्रीम कोर्ट ने भी ये टिप्पणी की थी कि सीबीआई पिंजरे में बंद एक तोता है। तो आरोप इन एजेंसियों पर हमेशा लगते रहे हैं, चाहे सत्ता में कोई भी हो, चाहे विपक्ष में कोई भी हो। अब सुन लेते हैं कि बीजेपी ने इस पूरे मसले पर क्या कहा है। हम सब आज यहां पर जो आए हैं, ये हमारे मन में एक पीड़ा है। वो पीड़ा ये है कि ये किसी पार्टी का या किसी नेता का या किसी सरकार का सिर्फ सरकार के पद का दुरुपयोग करके पैसे कमाने का मामला नहीं है भ्रष्टाचार का। ये पैसे कमाने के लिए दिल्ली की युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ एक खतरनाक खेल करने का विषय है। तो सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं कि ये दिल्ली के युवाओं को शराब के नशे में धकेलने की एक साजिश थी और वे घर घर जाकर लोगों को इस साजिश के खिलाफ जागरूक करेंगे। तो क्या वो सिर्फ साजिश के खिलाफ जागरूक करेंगे या युवाओं को शराब की लत से बचाने के लिए जागरूक करेंगे। क्या कोई केंद्र या राज्य सरकार ऐसा करना अफोर्ड कर सकती है। पिछले साल हरियाणा सरकार भी अपनी नई शराब पॉलिसी लेकर आई थी, जिसमें कई शराब की दुकानों को ई टेंडर के जरिए नीलाम किया गया।
अकेले गुरुग्राम में ही 148 शराब की दुकानों को नीलाम किया गया था, जिससे सरकार को 424 करोड़ का मुनाफा हुआ था। गुरुग्राम में ही अतिरिक्त लाइसेंस फीस देकर 24 घंटे शराब के ठेके चलाने की इजाजत दे दी गई। वाइन मैन्युफैक्चरिंग के लिए लेटर ऑफ इंटेंट की फीस 15 लाख से 1 लाख कर दी गई। विदेशी शराब पर वैट भी 10% से घटाकर 3% कर दिया गया। देसी शराब पर 13-14% से घटाकर 12% कर दिया गया। वाइन और विस्की पर 225 रुपए पर बल्क लीटर से घटाकर 75 रुपए कर दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने शराब पर कई तरह के टैक्स बढ़ा दिए। तो मतलब हर राज्य सरकार अपनी अपनी पॉलिसी लेकर आती है शराब के लिए, जो उन्हें अपने राज्य के लिए सूट करती है। एक और वाकया याद आता है, जब 2017 में एक PIL पर फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल और स्टेट हाईवे के 500 मीटर के दायरे में शराब की दुकानों को बंद करने के आदेश दिए थे। केंद्र सरकार ने कहा कि ये करना तो हमारे दायरे में नहीं है। वहीं राज्य सरकारों ने किसी न किसी तरह ये जुगाड़ कर लिया कि ये दुकानें चलती रहें। जैसे बंगाल सरकार ने इन ऑफ शॉप शराब की दुकानों को ऑन शॉप लाइसेंस देने शुरू कर दिए, जिसका मतलब कि लोग दुकान के दायरे में ही शराब पी सकते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हाईवे पर मौजूद इन 1800 दुकानों से 1000 करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू बंगाल सरकार को मिलता है। तो किसी राज्य में हाईवे की परिभाषा ही बदली जाने लग गई। तो जिन राज्यों में शराबबंदी भी है, वहां शराब माफिया कालाबाजारी से फल फूल रहा है। जुलाई 2022 में गुजरात में नकली शराब से 42 लोगों की मौत हुई। दिसंबर 2022 में बिहार में लगभग 80 लोगों की मौत हुई। ये पुरानी खबरें नहीं है। इन राज्यों में आम लोग कहते मिलते हैं कि शराबबंदी ठीक से लागू है ही नहीं, ब्लैक में कोई भी शराब मिल जाती है। तो सवाल तो ये भी है कि इस कालाबाजारी को होते रहने देने का फायदा किसे होता है।